मैं अरविंद सहारन साहब को और कमर चीमा साहब को वेलकम करता हूं। आज अरविंद साहब ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है कि मैं इस प्रोग्राम को होस्ट करूं, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि चीमा साहब को मैं इंटरव्यू करूं। तो आज अरविंद साहब ने ये मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, तो इसके लिए मैं उनका बहुत ममनून हूं। तो पिछला प्रोग्राम जो है कमर चीमा ने जो इंटरव्यू किया अरविंद सहारन का, वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उसमें कोई शाउटिंग मैच नहीं हुआ और बड़े सेंसिबल डिस्पैशनेट तरीके से गुफ्तगू हुई। तो कोशिश करेंगे कि हम वहीं से आगे बढ़ें और उसी तरह से उसी स्पिरिट के साथ डायलॉग को आगे बढ़ाएं। तो चीमा साहब, किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं मसला कश्मीर के रेजोल्यूशन की तरफ? तो क्या पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं जो इसके लिए कोई एक्टिव रोल अदा कर रहे हों या जो फिक्रमंद हों कि ये मसला रिजॉल्व होना चाहिए? जी, बहुत शुक्रिया शकील चौधरी साहब आपका भी और अरविंद साहब आपका भी। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत सारे लोग सोच रहे होते हैं कि चीजों को किस तरह बेहतर करना है और काम भी कर रहे होते हैं, शायद जो बिहाइंड सामने आपको नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बिहाइंड द सीन बहुत कुछ हो रहा होता है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर शकील साहब आप भी इस चीज को समझते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग समझते हैं कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए। और जो स्टेट की पॉलिसीज माजी में रही हैं वो ऑब्वियसली वो हमें वो चीजें नहीं दे सकी जो हम चाह रहे थे, और एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन जो था वो खित्ते में हम हासिल नहीं कर सके। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की रियासती अदारों से लेके हुकूमतों के अंदर इस चीज की एपेटाइट मौजूद है कि भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल होने चाहिए। लेकिन हालात कुछ इस तरह के डेवलप हो गए कि भारत ने ये महसूस करना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान क्योंकि मेन स्ट्रीम होना चाह रहा है, फाइनेंशियली वीक है, ग्लोबली अपने आप को एक्सेप्ट करवाना चाहता है कि जी इन्होंने अब इनकी दहशतगर्दी की जंग खत्म हो गई है, तो शायद इन्होंने ये सोचा कि शायद पाकिस्तान को थोड़ा अभी इस तरह खींच के रखते हैं, जो कि सारी बात है, एक राइवल कंट्री होने के नाते दे कैन थिंक ऑफ इट। लेकिन मेरा ख्याल है फिर भी एक सोच बदली है भारत के अंदर। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहला टेन्योर और दूसरा टेन्योर, मैं सिर्फ मुस्बत बात करना चाहता हूं। जिंगोइज्म हम बहुत करते हैं, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है अभी जो ढाका में कल वो बोल के आए, अगर मैं उस पर बात करना शुरू कर दूंगा तो हम आगे नहीं जा सकते। हमें देखना है कि लेट्स से प्राइम मिनिस्टर मोदी के लेटर आए, उनकी ट्वीट आई, हमें देखना है कि डीजीएमओ लेवल की टॉक्स कामयाब हुई, हमें इन चीजों की तरफ भी देखना है। सो आई फाइंड इट कि दोनों ममालिक में एपिटाइट भी है, लीडरशिप भी सोच रही है, और ये जो 2021 है ये बिल्कुल डिफरेंट है पिछले सालों से। मुझे लग रहा है कि चीजें बेहतर होंगी और दोनों ममालिक कहीं ना कहीं इस वक्त भी इंगेज कर रहे हैं। ये मेरी इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कहीं ना कहीं बैकडोर पे टॉक्स हो रही हैं। लेट्स होप वो क्या टॉक्स हो रही हैं, और ऑब्वियसली वो अमन की होंगी। शुक्रिया। अरविंद, आप कैसे इस डेवलपमेंट को देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले गुडविल का मैसेज भेजा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सेहत के हवाले से, और फिर 23 मार्च के यौम पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने मैसेज भेजा। आप कैसे देख रहे हैं इन डेवलपमेंट्स को? जी डेफिनेटली दोनों मुल्कों के दरमियान एक आइस ब्रेकिंग होनी जरूरी थी। कहीं ना कहीं पर टेंशन का माहौल इतना ज्यादा गर्मा गया था कि बातचीत का कहीं से रास्ता बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो ऐसे में इमरान खान साहब और जनरल बाजवा की तरफ से एक जेस्चर हुआ कि आए जी टेबल पे बैठें, पास्ट को दफन करें, आगे बढ़ें और कुछ नए रास्ते निकालें। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का पहले इमरान खान साहब की सेहत के बारे में पूछना, उन्हें गुड विशेस देना, उसके बाद पाकिस्तान डे के ऊपर पूरी कौम को पाकिस्तान में मुबारकबाद भेजना, ये सारे बड़े पॉजिटिव जेस्चर्स हैं। जहां तक बात है, चीमा साहब ने अभी बात की कि जी बांग्लादेश में उन्होंने जाके क्या कहा, ढाका में क्या कहा, तो वो एक हिस्ट्री का पार्ट है, तो उसमें अगर उन्होंने कुछ टच भी किया है, सो मैं समझता हूं कि ऐसे जो वाकयात होंगे उन्हें इंडिया और पाकिस्तान को अपने ताल्लुकात के दरमियान में नहीं लाना चाहिए। और 70-72 साल की हमारी एक रिलेशनशिप है जिसमें बहुत ज्यादा कड़वाहट है, तो वी हैव टू इग्नोर इट, वी हैव टू इग्नोर इट। अगर अब मैं यही अगर एक जेस्चर पाकिस्तान की तरफ से देख रहा हूं इतना पॉजिटिव है, तो ये जो अभी 2 दिन पहले परेड हुई है उस परेड में बुरहान वानी को और उन लोगों को भी दिखाया गया। तो फिर अगर हम एक छोटी छोटी बातों के अंदर अगर एक दूसरे पे ब्लेम करने लगे
तो शायद हमारा आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहले ही दूरियां बहुत ज्यादा हैं, हमें आगे बढ़ना होगा और उसके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट का होना बेहद जरूरी है। अच्छा चीमा साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने दो मैसेजेस भेजे, एक लेटर लिखा, एक मैसेज था गुडविल का। तो इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अब तक उसका कुछ जवाब नहीं दिया। उनके कैबिनेट मिनिस्टर ने जवाब दिया, जो कोई बहुत डिप्लोमेटिक जवाब उसको नहीं कह सकते, कोई हेल्पफुल रिस्पांस नहीं कह सकते। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी अपनी जाती राय तो ये है कि जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बहुत सारे लोग एडवाइस कर रहे होंगे। जाहिर बात है उनका कुछ बोलना, उनका कुछ लिखना उसके मतलब होता है। आप अब ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ही इज नो मोर ऑपोजिशन लीडर इन पाकिस्तान। सो उनको कोई ना कोई तो एडवाइस कर रहा है कि आप अभी जवाब ना दें। उसकी शायद ये भी वजह हो सकती है पहली कि वो समझें कि हमने तो बार बार कहा है कि हम बात करना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, तो भारत ने कोई फॉर्मल इसका जवाब नहीं दिया। ग्रीटिंग्स, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करना या हालचाल पूछना इज समथिंग एल्स। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितना चीजों को नॉर्मल लेके चलेंगे उतना ही बेहतर रहेगा। देखिए, आजकल का डिजिटल डिप्लोमेसी का दौर है। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहां से मैसेज भेज दिया तो इनको भी यहां से कर देना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन आपको पता है भारत और पाकिस्तान में एक दूसरे को डील करने में ना हम फॉर्मेलिटीज बड़ी करते हैं। हम अपनी इंसल्ट भी महसूस करेंगे, हम इंडिया को कहेंगे, वो कहेंगे नहीं हम क्यों जवाब दें। मुझे याद है कि भारत के जो अभी डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये होम मिनिस्टर हुआ करते थे, ये नवाज शरीफ साहब के दौर में पाकिस्तान आए और सार्क का वो जो इंटीरियर मिनिस्टर का इजलास था वो बड़ा खट्टा सा पड़ गया इस्लामाबाद में, और बड़ी खिंचाव और खिंचा तैनी, और वो एक फॉर्मल डिनर भी शायद ना गए। सो वो हमें पता है कि ये चलता रहता है, ये है। सो हमें और दूसरी ये है कि एक और शकील साहब जो खतरनाक चीज है, अरविंद साहब इस चीज से भी एग्री करेंगे, हम दोनों ममालिक ने अपनी अवाम को जितना रेडिकलाइज कर लिया हुआ है एंटी इंडिया, एंटी पाकिस्तान में, अब लीडरशिप को भी बात करते हुए, फैसले करते हुए, प्लेजेंट्रीज देते हुए उनको भी सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है। गो के एपिटाइट है बात करने की, बड़ी बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज मौजूद हैं जो चाहती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी गलती ये है कि ये ऑपोजिशन को पूछते नहीं है। जब आपको याद होगा कि भारत ने वो अभिनंदन वाला वाकया हुआ और बालाकोट पे स्ट्राइक की, तो बजाय इसके कि इमरान खान साहब खुद ऑन बोर्ड लेते ऑपोजिशन को और बताते ऑपोजिशन लीडर को, सियासी दलों को कि इस वक्त क्या चल रहा है, साथ जो है वो आर्मी चीफ भी बैठे होते, लेकिन उन्होंने उस महफिल में बैठना पसंद ही न किया कि मैं इनको बताऊं। सो अगर इस तरह का इमरान खान साहब का बिहेवियर रहा तो ऑब्वियसली ऑपोजिशन जमातों को साथ लेके चलना है। भारत से बात करने के लिए आपका पॉलिटिकल कैपिटल और पार्लियामेंट में आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चीजें कर सकें। और जो माजी में हो रहा, सो मेरा जवाब लंबा होगा, लेकिन मैं कहना ये चाहूंगा कि इसको इंतहाई लाइट मोड में लेना चाहिए। जो मोदी साहब ने पैगाम भेजा, जो ट्वीट का जवाब ट्वीट में चला जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, लेकिन खान साहब को जारी बात है, देयर इज समवन हु इज एडवाइजिंग के शो रेस्ट्रेंट। अच्छा चीमा साहब, ये बताइए, आपने कहा कि पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, लेकिन हम उन लोगों को भी इग्नोर नहीं कर सकते जो बिल्कुल भी अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते। मसलन औरिया मकबूल जान हमारे बहुत ही पॉपुलर मीडिया पर्सनैलिटी हैं, वो ये कहते हैं कि इंडिया के साथ दोस्ती और अमन जो है वो इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। इसके साथ साथ मजीद निजामी साहब जो थे, हमारे बहुत बड़े मोहतरम जो हैं, एक एडिटर थे, बहुत लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो ये कहते थे कि अगर हमें एटम बम भी यूज करना पड़े तो हमें एटम बम यूज कर देना चाहिए। एक दफा प्रेसिडेंट जिया ने उनको ऑफर की कि आप मेरे साथ इंडिया चलें, तो उन्होंने कहा जी मैं अगर इंडिया गया तो टैंक पे बैठ के जाऊंगा, और उनकी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एटम बम बन जाऊं और इंडिया पे मुझे गिरा दिया जाए। तो इसी तरह से अब्दुल सत्तार साहब हमारे बहुत ही प्रोमिनेंट एक डिप्लोमेट थे। जे.एन. डिक्सट ने अपनी किताब में लिखा है, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उस वक्त, कि सत्तार साहब मुझे मिलने आए जब वो अपने स्टिंट पूरा करके वापस जा रहे थे, और वो मुझसे कहने लगे कि हम एक दूसरे को 20 साल से जानते हैं और मेरा ये ख्याल है कि हमारी जिंदगियों में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे नहीं होंगे और शायद 2 जनरेशंस लग जाएं। तो अब्दुल सत्तार साहब जैसा बंदा, डिप्लोमेट जो है, वो अगर एक ये बात कर रहा है, डिप्लोमेट का तो मतलब ही ब्रिज बिल्डिंग होता है, ताल्लुकात को बेहतर बनाना होता है, तो हमारे इतने नामी ग्रामी जो डिप्लोमेट हैं, जो बाद में
फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे, वो अगर ये बात कर रहे हैं तो किस बेसिस पे कर रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए चौधरी साहब, अब्दुल सत्तार जैसे बहुत सारे और डिप्लोमेट अभी भी मौजूद हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के बहुत सारे डिप्लोमेट भारत में भी होंगे जो इस तरह की लाइन पे सोचते हैं। और जो आपने औरिया मकबूल जान का जिक्र किया, ये कौन लोग हैं, ये क्या वर्थ है औरिया मकबूल जान की? देखें, ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में और भारत में जिनको पता है कि अगर वो नफरत बेचेंगे तो उनकी नफरत बिकेगी, उनकी मार्केट वैल्यू है। वो नफरत का बाजार मार्केट लगाएंगे, दुकान लगाएंगे, लोग उसको पिक कर लेंगे। तो ये लोग अपनी रेलिवेंस कायम करने के लिए जो हॉक्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट। देखिए, 2-3 धड़े मैं समझता हूं पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट है। पहली बात, कोई भी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। गवर्नमेंट में आके आपकी पॉलिटिकल पार्टीज रिवॉल्व करती हैं, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, इमरान खान। दूसरा, पाकिस्तान में जो इंपॉर्टेंट इंडिया के हवाले से रहा है वो रिलीजियस लॉबीज रही हैं, इस्लामिक पार्टीज एंड नॉन स्टेट एक्टर जिस तरह के, ये बड़े इंपॉर्टेंट रहे क्योंकि ये स्ट्रीट पावर इनके पास थी, एजुटेशन करते थे और इस तरह का। और तीसरा इंपॉर्टेंट जो जारी बात है वो आपकी आर्म्ड फोर्सेस है, जो तीनों इंपॉर्टेंट है, जो जारी बात है डिसीजन मेकिंग में। मीडिया भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मीडिया लुक्स एट के हाउ थिंग्स आर इवॉल्विंग। तमाम सियासी जमातें, पीपल्स पार्टी अपनी श्राइन डिप्लोमेसी करती रही, क्रिकेट डिप्लोमेसी करती रही, नवाज शरीफ भी वहां जाते रहे, इमरान खान ने भी पैगाम भेजे, मामला ठीक ना हुए। और पाकिस्तान में जो रिलीजियस लॉबीज हैं चौधरी साहब, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, लेकिन वो इतनी मजबूत नहीं रह गई इस वक्त कि वो पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को डीरेल कर सके। दो हो गए। तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी अफवाज रह गई है, और अफवाज के मुंह से तो आपने सुन लिया है, एंड द वे दे आर ट्राइंग टू give a message across the border and even to the international audience. So मेरे अंडरस्टैंडिंग में जितने स्टेक होल्डर है पाकिस्तान में बड़े, they are all set for talk with India, including the military, including इस्लामिस्ट पार्टीज जो कि प्रोपेगेंडिस्ट रहे हैं, स्ट्रीट पावर उनके पास है। और सियासी जमातें तो पिछले 15 साल में पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन का बिहेवियर आपका 10 साल का सामने है इंडिया के हवाले से, और अफवाज का भी आपके अभी सामने है। So I think there is all positivity, and ये औरिया मकबूल जान और इस तरह के और भी बहुत सारे होंगे, they have no value on this side. अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि इंडिया में कौन से ऐसे लोग हैं जो के पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं चाहते? हमारे यहाँ कुछ लोग ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहला भी और सेकंड इलेक्शन भी एंटी पाकिस्तान स्लोगनियरिंग पे जीता। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं, उनका नारा तो डेवलपमेंट का था, सबका विकास सबका साथ। तो आप कैसे देखते हैं कि एंटी पाकिस्तान कैंपेन उन्होंने की कि नहीं की? क्या क्या सूरत हाल थी वहां पे? देखें जी, सबसे पहला जो उनका टेन्योर था 2014 का, तो उसमें तो पाकिस्तान एक फैक्टर था ही नहीं कहीं पर भी। उस वक्त हमारे मुल्क के हालात ये थे कि यूपीए का जो दूसरा टर्म आया आफ्टर 2009, तो उस दौरान अगर आप देखें, दिल्ली गैंग रेप का केस हुआ, बहुत बड़े बड़े करप्शन स्कैंडल हुए, अन्ना हजारे की जो एंटी करप्शन मूवमेंट थी वो भी हमने देखी। तो वो सारा का सारा जो हमारे मुल्क में एक माहौल था वो डेवलपमेंट को लेकर था। हमारी इकोनॉमी 2004 से लेकर तकरीबन 2011 तक ऑलमोस्ट 7-8% के जीडीपी ग्रोथ थी हमारी, जो कि थोड़ी सी कम होनी शुरू हो गई थी उस वक्त में, और मुल्क का नाम खराब हो रहा था। तो मोदी साहब जब आए तो गुजरात मॉडल की बड़ी हिंदुस्तान में बात हो रही थी और बड़ा उसको प्रमोट किया जा रहा था कि मोदी साहब अगर आते हैं तो गुजरात मॉडल को पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो जो पहला इलेक्शन है, आप उनकी स्पीचेस देखें, यूट्यूब पर मौजूद है, और ये तो बिल्कुल अभी रिसेंट हिस्ट्री का पार्ट है, इतना कोई लंबा अरसा नहीं हुआ है जो कि लोगों को याद ना हो। तो पहले इलेक्शन में तो पाकिस्तान कहीं पर भी फीचर नहीं हुआ था। और इसकी जो सबसे बड़ी, जो हम ये कहें कि इसका जो रीजन है सबसे बड़ा कि पाकिस्तान फैक्टर वाज नोवेयर टू बी सीन, वो ये है कि जैसे ही मोदी साहब इलेक्शन जीते, नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी पे बुलाया। तो ये तो कितनी अजीब बात है। इंडिया के लोग पहले ही कहते हैं कि जी, एक तरफ आप पाकिस्तान के खिलाफ इलेक्शन में बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को अपनी ओथ सेरेमनी में बुला रहे हैं। तो पहले इलेक्शन में तो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। इनफैक्ट ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, और तभी अच्छे थे, तभी तो मोदी साहब लाहौर गए। अच्छे ना होते तो कैसे जाते, आज तो सोच भी नहीं सकते हैं। हाँ, लास्ट ईयर 2019 का जो इलेक्शन था उसमें पाकिस्तान एक फैक्टर था।
नेशनल सिक्योरिटी हमारे लिए एक बड़े लंबे अरसे से एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा है। इंडिया के अंदर पिछली गवर्नमेंट में खास तौर में बड़े बड़े टेररिस्ट अटैक हुए, फिर वो चाहे हमारी ट्रेन के ऊपर हों, मुंबई में हुआ हमला बहुत बड़ा, ताज होटल में वीटी स्टेशन के ऊपर, दिल्ली में ट्रेन पे अटैक हुआ, उसके बाद जयपुर में वो सीरीज ऑफ ब्लास्ट हुए। तो ऐसा शायद ही कोई साल जाता था जब कि इस तरह के इंसिडेंट्स नहीं होते थे। तो उसके बाद मुल्क में एक माहौल था बहुत ज्यादा टेररिज्म के खिलाफ, एक जीरो टॉलरेंस, और वो मोदी साहब ने दिखाया भी। आप ये देखें पिछले 7 सालों में जब से मोदी साहब आए हैं उसके बाद हमारे यहाँ कोई मेजर बड़ा टेररिस्ट अटैक, कश्मीर को अगर आप छोड़ दें, वो एक एरिया पहले से ही हॉटस्पॉट रहा है टेररिज्म का, उसके अलावा बाकी हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई बड़े टेररिस्ट अटैक नहीं हुए। तो उसके पीछे मोदी साहब के लिए लोगों का एक ट्रस्ट भी था, कॉन्फिडेंस भी था। जब पुलवामा का अटैक हुआ तो लोगों को ये लगा कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग, और उनसे उनसे खास तौर से एक तवक्को रखी जाती है जो माजी में हुकूमतें हैं उनसे नहीं रखी जाती थी। उन्होंने वो रिस्पॉन्ड किया। अब ये फरवरी मार्च का ये सारा इंसिडेंट है और उसी दौरान फिर इलेक्शन शुरू होने वाले थे। अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान उस वक्त फीचर हुआ, मगर अगर तो वो एक वक्ती बात थी तो वो बात वहीं पर खत्म हो जाती। अभी आज बंगाल में इलेक्शंस हो रहा है, बहुत सारे स्टेट्स में और भी इलेक्शन हुए हैं जहां पाकिस्तान बिल्कुल भी कोई फैक्टर नहीं रहा है और लोगों ने बीजेपी को वोट दिया है। दरअसल बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर एक लंबे अरसे से लोगों की ये शिकायत रही है कि हमारे जो मसले मसाइल हैं वो वहीं के वहीं पड़े हैं। फिर वो चाहे बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का इशू हो, या फिर और बाकी जो इंडिया के अंदर कश्मीर को लेकर कुछ और, लोगों को ऐसा महसूस होता है कि ये गवर्नमेंट डिसाइसिव है, कुछ ना कुछ अलग करेगी, स्टेटस को जो बना हुआ है उसे तोड़ेगी। तो ये मोदी साहब के ऊपर लोगों का ट्रस्ट है। अब आप देखें, अगर अब उनके सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज है आज, वो पाकिस्तान नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज हमारी इकोनॉमी को ठीक करना, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना, लोगों के जो कंसर्न्स हैं उनको हटाना, और कोविड से लड़ना। तो ये सारे जो फ्रंट हैं वो मोदी साहब को जीतने होंगे, तभी 2024 में जो अगला इलेक्शन आएगा, 3 साल की बात है जी, वक्त का पता नहीं चलता, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सही। अच्छा चीमा साहब, हमारे यहाँ जो है आप मानेंगे कि कश्मीर के बारे में नॉलेज लोगों का बहुत लिमिटेड है। और अगर आप किसी एक एवरेज पाकिस्तानी से किसी मार्केट में जाएं, इवन किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, स्टूडेंट से पूछें कश्मीर के बारे में, तो वो 2-4 फिक्रों से ज्यादा आपको कुछ नहीं बता पाएंगे। सबसे पहला नारा जो वो जिक्र करेंगे वो है कि जी कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। इसके बारे में अमानुल्लाह खान कहा करते थे जेके अलफ वाले कि जी मुझे तो इसका कोई सबूत नहीं मिला कि कायदे आजम ने कभी ये बात की। वो कहते थे कि अगर ये साबित कर दें आप कि कायदे आजम ने ये बात की तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। तो अभी जो है सदर आरिफ अलवी ने, उन्होंने जो तकरीर की यौम पाकिस्तान की परेड से खिताब करते हुए, उन्होंने भी ये बात की कि कश्मीर पाकिस्तान की शाह रग है। तो अगर हम ये इसरार करेंगे, और उस पर सवाल भी कुछ लोग उठाते हैं कि कश्मीर अगर पाकिस्तान की शाह रग है तो पाकिस्तान जिंदा कैसे है 73 साल से? शाह रग के बगैर कोई कोई जिंदा चीज कैसे जिंदा रह सकती है? देखिए आपकी बात सही है। मैं इसको वो जो मिसाल के तौर पे कश्मीर की आजादी तक उधार बंद है। अब ये आपने डिस्कोर्स को, मुआशरे को आपने इन चीजों पे लगाया हुआ है, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोग तो ये भी कहते थे कि फॉर एग्जाम्पल जमात इस्लामी का जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये उस वक्त नहीं था, ये बाद में इन्होंने बनाया, ये इंडिपेंडेंस के वक्त नहीं था। सो मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी। और ये जो आपने शाहरग वाली बात की, ये मैंने भी हसन अस्करी रिजवी साहब से सुनी थी, एंड ही वाज ऑफ द सेम व्यू जो आपने बताया। सो आई थिंक मेरे ख्याल से ये जो ओवरऑल मैं इसको बताऊं कि ये आपने जो हिस्ट्री लिखी हुई है, उस हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा कर दिया हुआ है हमने, जिसमें वो आपको पता है, जिसमें फॉर एग्जाम्पल जमात इस्लामी जो है, शकील साहब, वो हमेशा जब भी पाकिस्तान में हुकूमत में आने की कोशिश करते हैं और आते हैं तो वो एजुकेशन की मिनिस्ट्री लेते हैं ताकि वो करिकुलम अपनी मर्जी का डिसाइड कर सके और इस तरह की चीजें डिस्कोर्स में डाल सकें कि उसका ये होता है कि जब बच्चों को एक दफा स्कूल में पढ़ा दिया जाए, आप सारी उम्र कहते रहें कि जनाब नहीं ये बात नहीं हो गएगा पायन, मैं तो पढ़े ऐसी साड़ी हमारी तो स्कूल की किताबों में ये चीजें मौजूद थी, आप हमें कैसे कह सकते हैं।
और आपको पता है टेक्स्ट बुक जो हमारे स्कूल की होती है, हम उसको कितना बाइबल की तरह मानते हैं कि भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और फिर पंजाब टेक्स्ट बुक एंड खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, सो टेक्स्ट बुक को हम कितनी वैल्यू देते हैं। सो मेरा ख्याल है जो ओवरऑल जो एक जो डिस्कोर्स क्रिएट किया गया कश्मीर के हवाले से, और हमने इस कश्मीर को, फिर आपको पता है पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे आजाद हुआ, इस्लामी, वो भी मुसलमान थे, हम भी मुसलमान थे, और फिर हमने जिस तरह उसको इस्लामिक पैराए में डिफाइन किया कश्मीर को, वो भी एक इटसेल्फ एक वो चैलेंज बन जाता है बहुत सारी चीजें। जिस तरह के मिसाल के तौर पे जो फलस्तीन और इसराइल का मसला है, उसको हम अरब इसराइल के मसले में नहीं, उसको हम यहूदी और मुसलमान के मसले के प्राय में देखते हैं। सो दैट मेक्स अ प्रॉब्लम समवेयर इन द सिस्टम कि आपने इशू को किस तरह देखा है, और हमने क्योंकि इसको देखा ही हिंदू मुस्लिम के तौर पे है, और कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ द डोमिनेशन ऑफ हिंदू, और हम क्योंकि मुस्लिम है और हम ये नहीं चाहते, और हमने 1000 साल हुकूमत की। मेरा ख्याल है कि सारे नैरेटिव अपनी जगह पे कायम रहेंगे, लेकिन आज 21वीं सदी में हमें पता चल गया है कि जो सबसे बड़ा नैरेटिव है वो, जिसे कहते हैं ना, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा नैरेटिव है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो जहां जहां इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, सस्टेनेबल ग्रोथ है, वो ही तरक्की करेंगे, वो मसले जिंदा रहेंगे। देखिए चीन ताइवान का और हांगकांग का मसला जिंदा रख सकता है, और उसको जो मर्जी करे कर ले, अगर उसके पास फाइनेंशियल पावर है, और वो अमेरिका को और सबको जो मर्जी कहता रहता है। सो हमें भी ये देखना है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, और हमें चीजों को, ये जो डिस्कोर्स है, मेरा ख्याल है ये जो आपने बात की चौर साहब, ये 15-20 साल लगेंगे। आज अगर हम चीजें करना शुरू कर दें, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता बदलना शुरू कर दें, एंड आई एम होपफुल, वन लास्ट पॉइंट, आई एम वेरी होपफुल, जो पाकिस्तान की कमिंग जनरेशन है, उसमें जो लोग सीएसपीज हैं, ब्यूरोक्रेसी में हैं, जो मिलिट्री में हैं, इवन कि टू सम एक्सटेंट इन पॉलिटिकल अपरेटस में भी हैं, दे आर वेरी पॉजिटिव, और मुझे लग रहा है कि दे विल प्ले द रोल इन मेकिंग थिंग्स गुड, और वो ये कहेंगे कि हमें जो मुस्तकबिल में चीजें एस्टैब्लिश करनी है या नैरेटिव एस्टैब्लिश करना है, दैट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ दिस ideological orientation, but somehow on the basis of hardcore global realities which force nations to change their behavior. चीमा साहब, आपने एक, अगरचे इस मौजू से उसका डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है, आपने बात की वो जो नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, उसके बारे में बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक हिस्टोरिकल फैक्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने दिसंबर 47 में इस नारे से अपने आप को डिस्टेंस कर लिया था। उन्होंने अपने ला ताल्लुकी का इजहार किया, और ये बात मलिक गुलाम नबी ने अपनी किताब दागों की बहार में लिखी है, और ये किताब 80s में नवाए वक्त ने सीरियलाइज की, किस्तवार छापी थी, और कभी किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। तो अरविंद कुछ कहना चाह रहे हैं कश्मीर के हवाले से, सॉल्यूशंस के हवाले से, प्लीज बताइए। जी, कश्मीर के हवाले से नहीं, फिलहाल तो मैं, जो चीमा साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ बड़ी अच्छी इन्होंने बात कही, उस पर थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूंगा। इन्होंने करिकुलम के अंदर तब्दीली की बात कही है, जो बहुत ही पॉजिटिव बात है, और ये करने की जरूरत है। देखिए जी, मैंने पाकिस्तान में जब विजिट किया तो बच्चों से जब बातें की, तो वो ये कहते हैं कि हमने जब स्कूल में जो चीजें पढ़ी थी, हम तो उसी को ठीक समझे बैठे थे, लेकिन जब बड़े हुए और यूनिवर्सिटी में गए, कुछ सीनियर हमारे प्रोफेसर्स हैं, यार दोस्त हैं, उनसे बातें की, तो उसके बाद बहुत सारे कॉन्फ्लिक्टिंग मैसेजेस हमें मिलते हैं। मसलन टीचर बाज़ दफा ये बात कहते हैं कि जी ये बेटा तुम्हें बता तो मैं देता हूँ, ये असल में बात ऐसे नहीं थी, ये इस तरह से थी, मगर तुम एग्जाम में नहीं लिख सकते इसको। तो ये मैं जो है बात को यहाँ पे अपनी रजिस्टर करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान को चाहिए कि आप जो बच्चों को बचपन से पढ़ा रहे हैं उसी को दुरुस्त करें, और तारीख को सही तरीके से बयान करें, ताकि बच्चे जब बड़े हों उनके जहन में किसी भी किस्म का कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो। अगर वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो आप ये देखें, आप अपनी ही कौम को फिर गुमराह कर रहे हैं और उनको गलत रास्ते पर डाल रहे हैं, जो कि पाकिस्तान को कमजोर करता है। हाँ, इसमें मुझे याद आ रहा है जी कि मेरे एक दोस्त मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाते थे कॉलेज में, कायदे आजम यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमफिल किया था। तो एक दफा बता रहे थे कि मैंने उस सिलेबस से हट के कुछ बातें कर दी क्लास में, तो प्रिंसिपल के पास शिकायत लेके पहुंच गए पेरेंट्स कि ये जो बंदा है ये क्या पढ़ा रहा है हमारे बच्चों को।
तो वो प्रिंसिपल काफी समझदार आदमी थे, उन्होंने बुलाया उनको और उनको कहा कि भाई ये इस तरह की बातें जो है ना ये बंद कर दो, जो सिलेबस की बुक में लिखा हुआ है उसी तक रहो। तो चीमा साहब, कमिंग बैक टू द कश्मीर इशू, सर सैयद अली गिलानी साहब जो कश्मीरी लीडर हैं पाकिस्तान में, सबसे पॉपुलर मेरे ख्याल में वही हैं इस वक्त, उनको सबसे बड़ा अवार्ड भी हमने दिया है। सर उन्होंने ये कहा है कि कश्मीर इशू पे दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे इसका रेजोल्यूशन होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा कि गैर मुस्लिम के साथ मुसलमान नहीं रह सकते सेकुलर सोसाइटी में। वो इसी तरह है कि जैसे मछली को पानी के बगैर, दरिया के बगैर, समंदर के बगैर रहना पड़े। तो इसी तरह से एजेके के जो प्रेसिडेंट हैं सरदार मसूद साहब, जो जो डिप्लोमेट रह चुके हैं, पूरी दुनिया को उन्होंने दुनिया देखी है, वो भी ये कहते हैं कि दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे इसका हल जरूरी है। तो क्या दो कौमी नजरिया आज की दुनिया में ये रेलेवेंट है? क्या ये वैलिड है? क्या पाकिस्तान में दो कौमें रहती हैं या एक कौम रहती है जो पाकिस्तानी कौम है? देखिए, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसको चाहिए कि वो कश्मीरियों को ऑन बोर्ड ले, और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं भी ऑन बोर्ड ले भी रहे होंगे। जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो स्टेट का एक माइंडसेट डेवलप हो रहा है, जो स्टेट सोच रही है, वो कश्मीरियों को भी बताने की जरूरत है। और अगर हमने ना बताया तो जारी बात है फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आएंगी, जिस तरह अली गिलानी और ये जो अभी हमारे वजीर आजम है एजेके के, वो कह रहे थे कि नहीं, हम जो है भारत और पाकिस्तान की किसी किस्म की जो टॉक्स है उसको रिजेक्ट करते हैं। तो जारी बात है टू नेशन थ्योरी तो अभी सरवाइव नहीं करती, और बल्कि देखा जाए तो मामलात जो हैं वो हमने अगर अपने आप को थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर लिया होता, अपने आप को मॉडर्न चीजों के साथ थोड़ा इक्विप कर लिया होता। मैं मॉडर्न से मुराद ये नहीं कि आप वेस्टर्न हो जाएं, वो गोरियां ने नाल कपड़े ला दो, मॉडर्न होना ये नहीं होता। मॉडर्न इज टू लिव with the global realities and to upgrade yourself as per the changing environment। ये होता है मॉडर्न होना, और जो ग्लोबल ट्रेंड्स चल रहे होते हैं आप उनके साथ अपने आप को सिंक कर लेते हैं। मॉडर्न होना ये होता है, और बंदा उसको ये कर लेता है। हमारे यहाँ मॉडर्निटी को जो है हमने वो कह दिया, यहाँ पे आपको पता है चोर साहब, दाएं बाजू के लोगों ने कह दिया है जनाब ए जड़ी ना ए मतलब ए कपड़े ला दो, ये मॉडर्न होना ये होता है। और आपको पता है सेकुलरिज्म को हमने लादीनियत कह दिया, मतलब अपनी अपनी जो थी ना टर्म्स और वो इंडोक्ट्रिनाइजेशन कर दी। सो हमने अपने आप को अपग्रेड करना है। जब तक अपग्रेड नहीं करेंगे, सिस्टम को नहीं समझेंगे, रियलिटीज को नहीं इंडोक्ट्रिनाइज करेंगे, देखें चाइना जैसे और अरब ममालिक जैसे हमारे अच्छे दोस्त भी स्टेप बैक कर गए हैं। हमारी बहुत सारे जो हमारी फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड जो जो बड़े कॉर्नर इशू, कॉर्नर स्टोन होते थे, उनसे वो स्टेप बैक कर गए हैं, क्योंकि हमारी अप्रोच उन हवालों से कोई मुनासिब नहीं थी, या जो ग्लोबली हमें उस पर सेटबैक हुआ। सो मेरा ख्याल है कि ये अवाम तक इस तासुर को लेके जाने की जरूरत है। लेकिन मैंने जिस तरह कहा चोर साहब, और जितना हमने इन्वेस्टमेंट कर दी हुई है रेडिकलाइजेशन में और इन चीजों में, देखिए उससे पीछे हटना बहुत मुश्किल काम है। आप देखें ना, जो अफगान वॉर में हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट्स, पैसे आ गए, मदरसे बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गए, और बाद में अमेरिका तो हाथ जो है झाड़ के चला गया। हम रियासत को हमारी पता ही नहीं था ये हो क्या रहा है। और जो उस वक्त के मिलिट्री डिक्टेटर थे वो मजहब का सहारा और सारा कर रहे थे ताकि वो लेजिटिमेसी अपनी स्टैब्लिश करें, लेकिन उसको फिर कौम को उसकी कुर्बानी देनी पड़ी। वो जो बीज बोया था उस वक्त, उसकी कुर्बानी हमें अभी ये 15 साल पीछे देनी पड़ी, हमें बताना पड़ा भाई हमें क्या करना है। सो मेरा ख्याल है कि अगर रियासत जो है वो लंबा सोचे, 20 साल, 30 साल, 50 साल का सोचे कि क्या डायरेक्शन है, ये साल 6 महीने, 3 महीने वाली जो डायरेक्शन है बंद करनी पड़ेगी, और कश्मीरियों को भी बताना पड़ेगा, ताकि वो इस तरह की जो है वो ऑन बोर्ड उनको लेना पड़ेगा। बाकी फिर आपको पता है कि ये जो इस वक्त की लीडरशिप है आजाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में, ये थोड़ी रेडिकलाइज है। बाकी रेडिकलाइज से मुराद ये पुराने माइंडसेट से हैं, फ्यूचर में आने वाली जो लीडरशिप है वो थोड़ी बेहतर होगी। बड़ी बड़ी अहम बातें की चीमा साहब आपने। तो अरविंद, मैं जानना चाह रहा हूं, हमारे यहाँ यूएन रेजोल्यूशंस की बहुत बात होती है कि यूएन रेजोल्यूशंस के मुताबिक इस मसले का हल निकाला जाए, और ये बात भी अब एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि बहुत कम पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने यूएन रेजोल्यूशंस को पढ़ने का तरद्दुद किया हो। तो इस सिलसिले में इंडिया में क्या नुक्ता नजर है
यूएन रेजोल्यूशंस के हवाले से? इससे पहले कि मैं यूएन रेजोल्यूशन के हवाले से बात करूं, चीमा साहब ने जो कहा है मैं थोड़ा सा उसके अंदर एक्सटेंड करना चाहता हूं। चीमा साहब ने बड़ी अच्छी बातें कही है जी। उन्होंने कहा है कि दो कौमी नजरिए के बारे में उन्होंने कहा कि आज इतनी कोई खास इसकी रेलेवेंसी नहीं है। अगर मैं पाकिस्तानी होता, या अगर एज अ फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान, एज अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान के लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर जो बच्चे आपके आज जवान हो रहे हैं, आप उनको बताएं कि जी ये कहने के बजाय कि जी इंडिया एक हमारा अजली दुश्मन है और इनके साथ में कभी दोस्ती नहीं हो सकती और हिंदू ऐसा है वैसा है, इन सबको दरकिनार करके आप ये कहें कि देखें जी अंग्रेज मुल्क छोड़ के जा रहा था और हम मुसलमान थे, हमें इस बात का खदशा था कि शायद हिंदू अगर जब डोमिनेट जब यहाँ पे करेंगे तो हमारे जो हुकूक हैं वो हमें शायद उतने ना मिले। वहां तक ठीक है जो आप शायद पढ़ाते भी हैं। एंड देन वी फॉर्म्ड पाकिस्तान। तो आज पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी मुल्क है और हम इस खित्ते के अंदर आज से नहीं आबाद हैं, हजारों सालों से हैं। पहले हम इंडिया का हिस्सा थे, अब नाउ वी आर अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री, वी आर अ सेपरेट कंट्री और ये हमारी आइडेंटिटी है। हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान के अंदर रहने वाला शख्स कोई मुस्लिम हो, सिख हो, हिंदू, ईसाई जो भी है वो भी उतना ही पाकिस्तानी है जितना कि कोई मुसलमान है। और ये ऐसा ऐसा करने से आप, और फिर अब बच्चों को सबसे बड़ी बात ये बताएं कि देखिए आप देखो बेटा, अपनी पहचान इस मिट्टी के अंदर तलाशो। ये हमारे सांझे पीर फकीर थे, ये हमारा कल्चर था और ये हम वो लोग हैं। और इंडिया वाले भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमारे भाई हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूँ जी, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, हमारा खून है और मेरे दिल में किसी के लिए कोई ऐसी कोई नफरत नहीं है। तो ये बातें हमारी तरफ से भी लोग करने के लिए तैयार हैं और बल्कि जो मेजोरिटी ऑफ इंडियंस है वो हैं भी ऐसे ही, वो आना भी चाहते हैं पाकिस्तान। तो अगर हम इस तरह की कोई नया जो जो बातें हैं, नया नैरेटिव बच्चों को पढ़ाएं, उनकी उनकी किताबों में डालें और फिर यहाँ से कोई खुशाइन बात निकल कर आ सकती है। शायद हम कोई नए रास्ते पर रवा दवा हो सकते हैं। अब सवाल है, आपने जो कहा यूएन रेजोल्यूशन के ऊपर, देखिए जी इंडिया के अंदर हमारे स्कूलों में या हमारे जो स्कूल यूनिवर्सिटी तक जो करिकुलम है उसमें कोई बहुत ज्यादा इनके ऊपर फोकस नहीं किया जाता है। आप जम्मू कश्मीर का जो मसला है उसके ऊपर भी कोई फोकस नहीं होता इतना। पाकिस्तान के साथ में हमारी जो जंगें हुई हैं उनके ऊपर भी कोई बात नहीं होती। ये क्वेश्चन आपके सामने तब पोज होता है मेनली जब आप यूपीएससी की तैयारियां कर रहे हों और उन एग्जाम्स के अंदर फिर आपको हिस्ट्री को बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ना पड़ता है, जैसे पाकिस्तान के अंदर कोई सीएसएस की तैयारी करे उस तरह से। तो जहां तक यूएन रेजोल्यूशन का ताल्लुक है, तो हमारे यहाँ पर ज्यादातर जो पढ़े लिखे लोग हैं, हर किसी को पता है कि वैसे तो बहुत सारे रेजोल्यूशंस आए हैं कश्मीर को लेकर, लेकिन जो सबसे अहम तरीन रेजोल्यूशन है वो है अप्रैल 1948 का आर्टिकल 47 का जो रेजोल्यूशन है। तो उसके बारे में बड़ी आम राय है जी, लोगों को सबको पता है। आप चाहें तो मैं भी उसके बारे में बात कर सकता हूँ। अच्छा चीमा साहब, डॉक्टर एजाज हुसैन आप जानते होंगे, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल लॉ के प्रोफेसर थे और उन्होंने इस मसले पे किताब लिखी है। उसमें उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखी है इसी रेजोल्यूशन के हवाले से। अप्रैल 21 1948 का जो रेजोल्यूशन है, उन्होंने लिखा कि सर जफरुल्लाह खान प्लीडेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन ऑन द ग्राउंड्स दैट इट वायलेटेड the principles that we were repeatedly and emphatically supported by the members of the Security Council before the adjournment. He pointed out its unfairness towards Pakistan and that it would not lead to a free and impartial plebiscite. तो अब तो पाकिस्तान में कोई इस तरह की बात नहीं करता कि ये हमारे साथ अनफेयर था रेजोल्यूशन, क्योंकि ये रेजोल्यूशन तो ये कहता है कि पाकिस्तान विल विड्रॉ ऑल इट्स ट्रूप्स एंड मिलिशियाज and then India will maintain a minimum presence and then plebiscite is to be held. तो बहुत सारे इंडियन ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने ये शर्त पूरी नहीं की तो इसलिए हमने भी ये प्लेबिसेट नहीं करवाया। देखिए, ये अभी फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो यूएन रेजोल्यूशंस हैं अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं और फिर शिमला एग्रीमेंट भी है और फिर मेरा ख्याल है कि अभी चीजें इतनी आगे आ चुकी हैं कि वो जो 1948 में क्या हुआ और 56 में और बाकी उस वक्त जितने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस थे वो उनका तो कोई याद भी नहीं करता वो कि ये भी हैं या इनके अंदर क्या था। 51 का, 52 का, 57 तक जो आते रहे रेजोल्यूशंस और फिर तो उनको तो कोई याद भी नहीं करता। सो मेरे अंडरस्टैंडिंग में ये है
कि ये जो भारत का और पाकिस्तान का जब मुझे टेक्निकल लोग बैठेंगे तो वही इसको डिस्कस कर सकते हैं कि इसके अब क्या इसका लाए अमल निकल सकता है। क्योंकि मुझे जब बात होगी कश्मीर के ऊपर तो कहां से बात होगी। देखें, जो मुशर्रफ ने अपना 5 पॉइंट फॉर्मूला दिया था उसको किस हद तक उसमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन इन्वॉल्व थे, या जो आइंदा कश्मीर का जो फ्रेमवर्क तैयार होना है उसमें किस हद तक इन रेजोल्यूशंस ने रोल प्ले करना है। ऑब्वियसली ये एक आउटडेटेड सी चीज मुझे लग रही है, क्योंकि वो एक तो ये बड़े स्किल से हैं, कोई बंदा पढ़ता भी नहीं है, समझ भी नहीं है, फिर टेक्निकल इंटरनेशनल लॉ की लैंग्वेज है। सो मेरा ख्याल है कि आइंदा जो डिस्कशंस होंगी वो इंपॉर्टेंट है, और उनमें देखना है कि दोनों ममालिक किन चीजों को देखते हैं। अरविंद साहब तो कहते हैं कि एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दिया जाए, जो कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में भी कहते हैं कि ये मुस्तकबिल का यही सोल्यूशन जो है वो नजर आता है, और यहीं से चीजें जो है वो चलेंगी। कोई कहता है जी कि इसको सॉफ्ट बॉर्डर बना दिया जाए, कश्मीरी आपस में मिलते गिलते रहें। लेकिन मैं समझता ये हूं कि वट एवर द डिसीजन कम्स इन, दैट शुड बी गुड फॉर द कश्मीरीज, इट शुड नॉट बी गुड फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। कश्मीरियों के लिए थोड़ी इसमें जरूर एक रायत होनी चाहिए। और मेरे बहुत सारे कश्मीरी स्टूडेंट्स मेरे जो हैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, और स्टूडेंट्स भी रहे हैं मेरे पास, पिछले 10-11 साल से मैं पढ़ाता रहा हूँ, एंड दे हैव देयर वेरी सीरियस पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। उनका एक अपना नुक्ता नजर भी है, लेकिन उनका जो पर्सपेक्टिव है वो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल डिस्कोर्स में कोई नहीं आता, ना ही वो देखते हैं ये क्या हुआ, वो आज को देखते हैं कि आज क्या हो रहा है, और ना वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशनों को याद करते, रेजोल्यूशंस को याद करते हैं। सो आई पर्सनली फाइंड आउट कि आज देखना है आज क्या होगा। ये रेजोल्यूशन तो बहुत पीछे रह गए हैं, उस वक्त इनकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती तो ज्यादा बेहतर है, नहीं हुई तो अब जारी बात है हम सारे भुगत रहे हैं उसको। अच्छा, आपने जनरल मुशर्रफ का जिक्र किया। जनरल मुशर्रफ साहब ने अप्रैल 12, 1999 को इंग्लिश स्पीकिंग यूनियन से खिताब करते हुए कराची में यह कहा था, इवन इफ द कश्मीर इशू इज रिजॉल्व, इंडिया के साथ हमारा लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट जारी रहेगा। अब ये जो हमारे यहाँ एक व्यू है कि जी कश्मीर रिजॉल्व हो जाए तो दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, तो बहुत से हमारे लोग हैं वो कहते हैं जनाब ये ऐसा कुछ नहीं होने लगा, को पीस डिविडेंड को बस हमें को खास नहीं मिलेगा। तो ये भी एक तशवीश की बात है। एक तरफ हम ये कहते हैं कि जी कश्मीर का मसला रिजॉल्व हो जाए तो बस वो क्या कहते हैं, एवरीथिंग विल बी हंकी डोरी। तो अरविंद, आप कैसे देखते हैं इस बहस को? देखें जी, कश्मीर का मसला रिजॉल्व तब होगा जब कोई सीरियसनेस होगी उसे रिजॉल्व करने की। अगर आप ये माने कि हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी इसी हिंदुस्तान की जो सरजमीन है इसी में है, इसमें पाकिस्तान 70 साल पहले बना, वरना हम एक ही लोग हैं, और बॉर्डर को इररेलेवेंट करने से पहले बॉर्डर का होना जरूरी है भाई। जब बॉर्डर होगा तभी तो इररेलेवेंट होगा। तो आई थिंक ये बॉल पाकिस्तान के कोर्ट में है। हमने तो इंदिरा गांधी के जमाने से ही बार बार कहा है कि आप एलओसी को इंटरनेशनल बॉर्डर बना दें। तो जिस दिन अगर ऐसा कुछ हो जाता है, कश्मीरियों की तरफ से कंसर्न्स हैं, वो कहते हैं कि हम तो अलग हो गए ना, तो भाई आप तो पहले ही अलग हैं। अगर कल को आप मिल जाते हैं कोई सॉफ्ट बॉर्डर की, जिसका बात चीमा साहब ने कही, तो बॉर्डर बनने के बाद में अगर हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे हो जाएं कि हम कोई बगैर वीजे परमिट के एक दूसरे के यहाँ पर आ जा सकें, तो हम भी यूरोप से कुछ सीख सकते हैं, हम भी आगे बढ़ सकते हैं। और जहां तक इनका ताल्लुक है यूएन रेजोल्यूशन का, तो मैं यहाँ पर कोफी अन्नान साहब की जो है बात करना चाहूंगा फिर से। 2001 में जो 11 मार्च को जब कोफी अन्नान साहब अपने 4 मुल्कों के दौरे के बाद में जब वो वापस आए, तो उन्होंने इसके ऊपर बाकायदा स्टेटमेंट दी है कि लॉन्ग लास्टिंग सोल्यूशन के लिए जो प्रॉब्लम है वो दोनों मुल्कों के दरमियान, उसका रास्ता लाहौर डिक्लेरेशन के थ्रू ही आगे बढ़ाना होगा, तभी कुछ हो सकता है। वो ये कहते हैं कि मैं दोनों मुल्कों को ये कहूंगा कि वो दे शुड बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान टू रिटेन द स्पिरिट ऑफ लाहौर डिक्लेरेशन व्हिच वुड रिक्वायर रिस्ट्रेंट, विजडम एंड कॉन्क्रीट कंस्ट्रक्टिव स्टेप्स फ्रॉम बोथ द साइड्स। फिर वो आगे यूएन रेजोल्यूशन की भी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि यूएन रेजोल्यूशन तो चैप्टर 6 के तहत है, विच इज एसेंशियली नॉन बाइंडिंग। ये एक महज पीस कीपिंग, एक पीस के मेजर के ऊपर है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। इनमें से एक पार्टी भी अगर ये कह दे
कि जी हम नहीं मानते इस आर्टिकल 47 रेजोल्यूशन को, तो नथिंग कैन बी डन। कोई गुंजाइश थी भी कि किसी प्लेबिसाइड के होने की, तो 65 की जंग के बाद में तो बिल्कुल खत्म हो गई। और अब देखें, अब इंडिया, अब नई जो हमारी आज की जियोपॉलिटिकल रियलिटीज हैं उनको हमें मानना होगा। पाकिस्तान को भी ये समझना होगा कि जब आप कश्मीर की बात करते हैं तो उसमें पूरा का पूरा जम्मू एंड कश्मीर है, इट इज नॉट जस्ट कश्मीर वैली। उसके अंदर और कौमें भी आबाद हैं, उसमें हिंदू भी है, मुसलमान, सिख भी हैं और बुद्धिस्ट भी हैं। व्हाट अबाउट देम? सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है कोई। तो हमें इस मसले को ज्यादा पेचीदा नहीं करना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि आखिर हमारी जो रूट्स हैं वो इसी खित्ते में, इसी जमीन के अंदर हैं और उसमें सब लोग बसते हैं। अगर ये बात समझ में आ जाए तो एक दिन नहीं लगेगा इस मसले के हल में। अच्छा, चीमा साहब, कुछ लोग हैं पाकिस्तान में, जैसे आपने कहा, वो ओपनली ये कहते हैं, कम से कम प्राइवेटली जरूर कहते हैं कि भाई जो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इसका वो एक्सेप्टिंग द स्टेटस को ही है। तो उसमें मुझे याद है एमबी नकवी साहब ने, बड़े सीनियर हमारे कालम नवीस थे, उन्होंने 88 में हेरल्ड में लिखा था कि 65 की वार के बाद हमें ये रियलाइज हो जाना चाहिए था कि दिस इज द ओनली सोल्यूशन और हमें वी शुड हैव मूव्ड ऑन। तो आगा शाही साहब से मैंने उन दिनों में ये क्वेश्चन पूछा कि एमबी नकवी ने ये बात लिखी है, तो उन्होंने कहा कि एमबी नकवी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, लेकिन उन्होंने ये जो बात की है ये पंजाबियों को कौन समझाएगा? पंजाबी जो हैं वो 60% है पाकिस्तान का। आपके ख्याल में कितने फीसद लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में, पढ़े लिखे लोगों में से, जो इस आइडिया को सपोर्ट करेंगे कि लाइन ऑफ कंट्रोल को आप बॉर्डर मान लें और ये जो इलूसिव ड्रीम है इसको छोड़ दें और प्रैक्टिकल हो जाएं? तो क्या पीस डिविडेंड हमें मिल सकता है इससे? क्या फायदा हो सकता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अगर हम करें इस सिचुएशन का? देखिए, ऑब्वियसली पंजाबी ज्यादा है इस मुल्क में, ये तो एक रियलिटी है, और सिस्टम के अंदर भी ज्यादा है, ये भी एक रियलिटी है, और अब इसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो एक कंप्लीटली ये ब्लेम कर दिया जाता है पंजाबियों को कि जी वो बहुत सारा कुछ कंट्रोल करते हैं ब्यूरोक्रेसी में, सिविल ब्यूरोक्रेसी, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, मेरा ख्याल है ये बहुत हद तक प्रोपेगेंडा भी है। और मैं नहीं इन चीजों को समझता। हम भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हमें पता कौन कौन से तबके यहाँ बड़े पावरफुल हैं और पंजाबी कितने पावरफुल है, हमें उस चीज का भी पता है। सो ये तो एक माइंडसेट है पंजाबियों के बारे में, अनफॉर्चुनेटली एस्टैब्लिश कर दिया गया, और हमारी अफवाज के बारे में अनफॉर्चुनेटली बहुत ज्यादा इसको किया गया, जिसको मैं डिस्करेज भी करता हूँ और मैं रिजेक्ट भी करता हूँ कि ये ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अब आबादी में ज्यादा है तो दैट डजंट मीन कि वी डोंट हैव द राइट्स। अब उन पंजाबियों को क्या करें, दरिया में फेंक दें उनको किसी में कि भाई ये ज्यादा क्यों है? तो जारी बात है इसको और इसको ओरिएंटेशन में देखना चाहिए। लेकिन जो आपने कही बात, मैं समझता हूं कि सर जी ये रियलाइजेशन हमें मैंने ये कहा ना कि आपने 50-60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, लोग बड़ा लंबा सोचते हैं। हम सारा टाइम फायर फाइटिंग करते हैं शकील साहब। हमने दहशतगर्दी की जंग में भी फायर फाइटिंग की है। मिसाल के तौर पे हमने दहशतगर्दी की जंग काइनेटिकली तो लड़ ली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह देयर इज नो फोर्स व्हिच कैन पोज अ थ्रेट टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। कोई गन उठा के रियासत पाकिस्तान की तरफ आंख नहीं उठा सकता, लेकिन जो रेडिकलाइजेशन है वो अभी जगह अपनी जगह मौजूद है। सो वो जो इसको कैसे करना है, इसके पास रियासत ने इतना लंबा चौड़ा कोई अपना डी रेडिकलाइजेशन का प्लान नहीं बनाया हुआ। सो मैं समझता ये हूं कि लॉन्ग टर्म सोचने में फायदा है। और दूसरा ये है कि एट टाइम्स जो रियासत के लोग होते हैं, हुकूमतें होती हैं, वो भी उनके पास इतना क्लाउट भी नहीं होता कि वो इस तरह के फैसले भी कर सकें। उनको मुआशरे की सपोर्ट भी चाहिए होती है, लॉबीज की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि उन्होंने अपने और बहुत सारे उनके मामलात होते हैं जिनको देखना होता है। सो लॉन्ग टर्म अगर हम फैसले कर रहे होते तो आज हम इन मसलों में ना फंसे होते। अगर हम लॉन्ग टर्म सोचते तो अफगानिस्तान के हम इस जंगल में ना फंसे होते। जब सारी दुनिया इंडो पैसिफिक की तरफ आंखें उठा के देख रही है कि दुनिया की बड़ी एक्टिविटीज कहां हो रही हैं, हम अभी भी अफगानिस्तान को देख रहे हैं। हमें इस चीज का पता था अमेरिका बहादुर ने हमें छोड़ जाना है और उनके साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहना। हमने वो डिफेंस सेक्रेटरी साहब इंडिया से उड़े हैं, अफगानिस्तान जाके बैठ के उन्होंने हमें कॉल की है, वो पाकिस्तान नहीं आए। सो हमें इन चीजों को समझना है कि हमने अगर ग्लोबली इंगेज होना है तो वो क्या चीजें हैं जो ग्लोबली हम मार्केट कर सकते हैं। देखिए, आप जो मार्केट कर रहे थे उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो गई है। अब अगर आपने मार्केट करना है तो देखिए आपके पास क्या ऐसा है
जो मार्केट हो सकता है। दुनिया हमें अगर सिर्फ सारा टाइम सिक्योरिटी के एंगल से देखेगी, दिस इज नॉट अ गुड वे। हमें सिक्योरिटी के एंगल से नहीं दिखाना अपने आप को, हमें ऐसे इस तरह भी दिखाना है कि अपनी सॉफ्ट पावर, अपनी सोशल, अपना कल्चर, अपने और जो वैल्यूज हैं उनको दिखाना है, स्पोर्ट्स दिखानी है, यूथ दिखाना है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट है उन चीजों को दुनिया को शोकेस करना है। लॉन्ग टर्म सोचना है, शॉर्ट टर्म ना सोचें। हमारे लीडरशिप के पास इतना शॉर्ट टर्म वो होता है, मैंडेट होता है, और सारा टाइम हम डोमेस्टिकली लड़ रहे होते हैं। शकील चौधरी साहब आप ज्यादा समझते हैं, अरविंद साहब भी पाकिस्तान को बहुत समझते हैं। हमारी ज्यादा लड़ाई तो हमारे अंदर मुल्क में हो रही होती है। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के खिलाफ लड़ रहा होता है, एक ग्रुप कहता है मैं डोमिनेट कर जाऊं, वो कहता है मैंने इससे बचना है, वो कहता नहीं मैंने इसको गिराना है। वो बजाय इसके कि अपने रियासत को हम लॉन्ग टर्म प्लान कर सकें, आइंदा 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, हम अपनी पावर को बचाने के लिए सर्वाइव कर रहे होते हैं। और उसकी जो है, तो ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूं कि ये अगर हमने ये चीजें डोमेस्टिकली सेटल डाउन ना की तो हमारे मजीद मामलात खराब होते रहेंगे।